मैं ऐसे तो यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगा। मौसम खराब हो रहा है, बारिश होने वाली, अब यहाँ से हिलना मत, यहीं खड़े रहना, भीगना मत। लेकिन अभी जो तुम कर रहे हो ना, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या मेरे माँ बाप ने आज तक मुझसे इस तरह बात नहीं की? तुम कौन होते हो? मेरी वजह से क्यों? अपनी मर्जी से यहाँ खड़ा है, कोई छोटा बच्चा नहीं है। मेराल की माफ़ी की खातिर आखिरकार अली ख़ान बारिश में भीगने पर भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि तब उसे बारिश नहीं लग रही होती। उसको सिर्फ इस बात की टेंशन होती है कि मेराल मुझसे राज़ी हो जाए, चाहे वो किसी तरीके से भी हो। हालांकि मेराल को पता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अली का कोई जज्बाती फ़ैसला है। वो उसको बार बार मना करती है कि मौसम ख़राब है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अली उसकी एक बात नहीं सुनता और वहीं पे खड़ा रहता है। आखिरकार बारिश बरस पड़ती है और वो उसमें भीग जाता है, जबकि मेराल को सिर्फ़ और सिर्फ उसकी टेंशन है कि वो कहीं बीमार ना हो जाए। और फिर आपस में ही बात करके कहती है, अगर वो बीमार हो भी गया तो मेरा क्या कसूर है, क्योंकि मैंने तो उसे जाने का बोला था लेकिन वो नहीं गया। फिर आखिरकार वो बाहर आकर अच्छी खासी सुना डालती है और कहती है कि पहली बात की तो शायद तुम्हें माफ़ी मिल ही जाती, लेकिन अब ये जो तुम कर रहे हो इसकी तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकती, क्योंकि ना तो तुम छोटे बच्चे हो और ना ही मेरे कोई लवर जिसके लिए तुम बारिश में भीग रहे हो। और दूसरी बात यह है कि मेरे माँ बाप ने भी मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की, तो तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। अली उससे कहता है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, इसीलिए तो मैं अपनी माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप हो कि मुझे माफ़ी नहीं करना चाह रही। दूसरी तरफ उसकी फैक्ट्री के हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि अली को लगता है कि अगर वो अब घर बैठा रहा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। इधर एलिया ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन अली को हराने में कामयाब ना हो सकी। आखिरकार एलिया की जान भी अली ने ही बचाई। जब फायरिंग हुई, एलिया को पता चल चुका था कि ये फायरिंग किसने करवाई है, और अली ख़ान को अभी पता नहीं चला, लेकिन जल्द ही उसको भी पता चल जाएगा, क्योंकि उसने अपने आदमी पीछे लगा रखे हैं जो उसको मिनट मिनट की रिपोर्ट दे रहे हैं। बड़े मलक साहिब को तो पता चल चुका होता है कि ये किसकी साजिश हो सकती है। जब किसी का मुकाबला कोई नहीं कर पाता तो वो चोरी वाले हथकंडे इस्तेमाल करता है। यही काम मोहम्मद यार करता है। इर्द गिर्द की ज़मीन उसकी होती है, जो कि अली की फैक्ट्री उसके दरमियान में आ रही होती है, इसलिए वो मलकानी के कंधे पर बंदूक रख के, यानी एलिया के बंदूक रख के शोल्डर पर खुद अपने आप को बचाना चाह रहा था और चाहता था कि वहाँ पर एलिया को गोली मारी जाए और सारे का सारा इल्ज़ाम अली पर आ जाए और वो दोनों का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए और वह बीच में अपना रास्ता निकालकर फैक्ट्री अपने काबू में कर सके। लेकिन ऐसा उसकी नसीब में नहीं लिखा होता, क्योंकि अली ऐन वक्त पर एलिया को बचाकर उसकी चाल को नाकाम बना देता है और वहाँ से एलिया को लेकर निकल पड़ता है, जिसका मोहम्मद यार को बहुत दुख है। लेकिन अली को जल्द ही पता चल जाएगा कि ये किसी और का नहीं बल्कि मोहम्मद यार का काम है, क्योंकि उसके बाप के होते हुए इसकी कभी दाल नहीं गली थी। इसलिए अब वो चाहता था कि इसके बेटे से बदला लेने के लिए कोई ऐसा काम करे कि उससे इसकी दिमागी तस्कीन हो सके। लेकिन फिर भी वो उसकी हर जितनी भी सोच थी वो सिर्फ़ और सिर्फ सोच की हद तक ही रह गई, क्योंकि उसकी जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक कुछ भी पॉसिबल ना हो सका, क्योंकि वो जान चुका था कि वो अली ख़ान का मुकाबला नहीं कर सकता। इस बात का जिक्र तो वो एलिया से भी करता है कि तुम जानते नहीं हो उसे, अली ख़ान जिस बाप की औलाद है वो शेर के वो जंगल का इकलौता ही शेर था, इसलिए तुम कभी भी उससे डायरेक्ट लड़ने का मत सोचना। मैं तुम्हें जाल बुनकर दूंगा और वो शिकारी जो भी जाल फेंकेगा उसमें शिकार खुद चल के आएगा। यानी जो फैक्ट्री के लिए उसने जो प्लानिंग की थी उसमें अली ख़ान तो आ जाता है, लेकिन आगे की उसकी प्लानिंग बिल्कुल नाकाम हो जाती है। मोहम्मद यार को लगता था कि वो बड़ी चालाकी के साथ सारे दुश्मनों को रास्ते से हटा देगा, लेकिन उसकी सारी प्लानिंग जब फेल हो चुकी है तो वो अपना गुस्सा किसी और पर निकालेगा, क्योंकि वो चाहता था कि जल्द से जल्द एलिया को ख़त्म कर दिया जाए और अली भी उसकी चुंगल में फंस जाए और वो आराम से फैक्ट्री को हथिया सके। लेकिन उसकी सारी प्लानिंग एंड टाइम पर नाकाम हो जाती है।